हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर का समरी बताऊंगी। देखिए, चैप्टर का नाम से ही क्लियर है कि इसमें बचपन के यादों के बारे में बताया जा रहा है। मेमोरीज मीन्स यादें, चाइल्डहुड मतलब बचपन। लेकिन किसके बचपन के यादों के बारे में हमें पढ़ना है? तो ये जो स्टोरी है ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स है, यानी एक आत्मकथा है ये, है ना। तो इस स्टोरी के जो ऑथर्स है उन्हीं का ये कहानी है। मैं ऑथर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके एक ऑथर नहीं बल्कि दो ऑथर है, जितकला सा और बामा। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट में हम जितकला सा का कहानी जानेंगे और दूसरा पार्ट में हम बामा का कहानी जानेंगे। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड दो पार्ट्स में बटा हुआ है। देयरफॉर इस चैप्टर के दो राइटर्स हैं। फर्स्ट पार्ट का टाइटल है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसे जितकला सा ने लिखा है, और सेकेंड पार्ट का टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसे बामा ने लिखा है। ये दोनों पार्ट्स इन दोनों राइटर्स के ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं, यानी कि उनके खुद के जीवन का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। जितकला सा और बामा दोनों मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिस वजह से बचपन में इन्हें कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जो इनके मन से कभी निकल ही ना सका। बेसिकली इन दोनों को समाज में नीचा दिखाया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो चलिए पहले जितकला सा यानी पार्ट 1 की स्टोरी जानते हैं। जितकला सा एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन थी, जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया और अंततः जीत भी हासिल की। ये बात तब की है जब मेन स्ट्रीम अमेरिकन नेटिव अमेरिकन कल्चर और वहाँ की औरतों को लेकर के काफी प्रेजुडिस रखते थे। उनका मानना था कि नेटिव अमेरिकन अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, ना उन्हें बोलने का ढंग है ना कुछ पहनने का, और उन्हें प्रॉपर सिविलाइज्ड बनाने के लिए स्कूल खोले गए थे, अमेरिकन इंडियन बोर्डिंग स्कूल। और उसी स्कूल का एक्सपीरियंस को हमें बताया है जितकला सा ने। जितकला सा ने अपना पूरा जीवन काफी मेहनत किया और वो एक राइटर बनी। उनका असल नाम था जर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन, लेकिन एज अ राइटर उन्होंने अपना पेन नेम जितकला सा को अडॉप्ट किया और 1900 में उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कार्लिल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज किया। ये वही बोर्डिंग स्कूल है जहां पर जितकला सा का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था। जो नेटिव अमेरिकन होते थे उनका रहन सहन काफी अलग हुआ करता था मेन स्ट्रीम अमेरिकन से। तो इस वजह से जो जितकला सा का पहला दिन था कार्लिल इंडियन स्कूल में वो काफी खराब था। देखिए, हेडिंग है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जितकला सा के लंबे बालों को इसमें काटा जा रहा है। लेकिन आखिर उनके बालों को क्यों काटा जा रहा है, चलिए जानते हैं। तो आज पहला दिन था जितकला सा का कार्लिल इंडियन स्कूल में, और बहुत ठंड का टाइम चल रहा था। इस टाइम पे पूरा जमीन जो है वो बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ जो है वो बेयर थे, खाली थे, यानी कि कोई पत्ते नहीं थे उसमें। तभी ब्रेकफास्ट के लिए यानी नाश्ता के लिए बेल बजती है, एक बहुत बड़ी घंटी बजती है। सभी बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकलने लगते हैं। वे सभी लोग शूज पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे। तो जब वो चल रहे थे तो फर्श पर जूतों की जो आवाज आ रही थी उससे जितकला सा काफी इरिटेट हो रही थी। इसके अलावे जो बच्चे थे वो अजीब लैंग्वेज में बात कर रहे थे, ऐसा भाषा में बात कर रहे थे जो जितकला सा को नहीं आता था। अभी जितकला सा को एहसास हो रहा था कि उसने अपना फ्रीडम को खो दिया है। यहाँ उसके अपने कोई नहीं है, सब अनजान है। अब देखिए, एक तरफ से लड़कियां लाइन बना के डाइनिंग रूम जा रही हैं और दूसरे दरवाजे से लड़के लाइन बना के डाइनिंग रूम जा रहे हैं, और इनके पीछे है एक पेल फेस वुमेन, यानी कि पीला चेहरा वाली औरत जिसके सफेद बाल है। देखिए, ये जो लड़कियां कतार बनाकर डाइनिंग रूम जा रही हैं ये इंडियन गर्ल्स है, जो कि स्टिफ शूज यानी कड़े जूते जिससे टक टक करके आवाज आती है वैसे शूज पहनी है, और क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस और चुस्त कपड़े पहनी है, टाइट कपड़े पहनी है। जितकला सा के कल्चर में ऐसे टाइट कपड़े पहनना को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी
आज उन्हें इस स्कूल में वैसे कपड़े पहनने पड़ रहे थे। जितकला सा के साथ वाली लड़कियां उनसे भी ज्यादा इमोडेस्टली ड्रेस थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितकला सा देखती है कि 3 बहादुर लड़के वो भी उतने ही अनकंफर्टेबल थे जितने की जितकला सा थी। अब जब ये लोग डाइनिंग रूम पहुंच जाते हैं तो एक छोटी घंटी बजती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपने चेयर को टेबल से बाहर निकालते हैं। जितकला सा को लगा कि अब उन्हें चेयर पर बैठ जाना है, तो इसलिए वो चेयर पे बैठ जाती है। लेकिन वो देखती है कि वो सिर्फ अकेले है जो बैठी हुई है, बाकी सब बच्चे अभी भी खड़े हुए हैं। बहुत इंसल्टिंग फील होता है जितकला सा को। फिर वो खड़ी हो जाती है। जैसे वो खड़ी होती है तभी सेकंड बेल भी बज जाता है और सेकंड बेल पे सभी बच्चे बैठ जाते हैं और वापस जितकला सा को बैठना पड़ता है। जब सेकंड बेल बजता है उसके बाद से ही पीछे से एक आदमी का आवाज आने लगता है और वो कुछ ऐसे भाषा में बोल रहा था जो कि जितकला सा को समझ नहीं आ रहा था। जितकला सा उस आदमी को देख रही थी जबकि सारे अपने प्लेट्स को देख रहे थे। तो मान लीजिए वो कुछ प्रेयर वगैरह करवा रहा होगा। जितकला सा उन टेबल्स की लंबी कतारों को देखने लगती है। तभी उसका नजर मिलता है उस पेल फेस वुमेन से जो कि लगातार जितकला सा को घूरे जा रही थी। वो सोचने लगती है कि आखिर ये औरत मुझे क्यों इतनी अजीब से देख रही है। पीछे से जो एक आदमी मटर कर रहा था, बोल रहा था, वो बोलना बंद करता है और जैसे ही उसने बोलती बंद की वैसे ही तीसरा बेल बजता है। तो जब तीसरा बेल बजता है तो सभी बच्चे नाइफ और फोर्क उठा लेते हैं, चाकू और चम्मच उठा लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। सभी बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जितकला सा रोना शुरू कर देती है क्योंकि उन्हें ये जो ईटिंग फॉर्मूला था ना, ये बहुत ही अजीब लग रहा था। क्योंकि हमें पता है कि उनका कल्चर बहुत डिफरेंट हुआ करता था। ये जो ईटिंग बाय फॉर्मूला था वो उनका हार्डेस्ट थिंग नहीं था उनका पहला दिन में। इनके साथ एक और ऐसा चीज होता है जिससे वो दिन उनके लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। उसी सुबह लेट मॉर्निंग को जितकला सा के दोस्त जुडविन उन्हें एक भयंकर चेतावनी देती है। जुडविन को कुछ इंग्लिश वर्ड्स का ज्ञान था और संयोगवश उसने पीले चेहरे वाली महिला के बातों को सुन लिया था। वो पीले चेहरे वाली महिला उनके भारी लंबे बालों को काटने की बात कर रही थी। इनकी माएं इन्हें सिखाया करती थी कि केवल युद्ध में पकड़े गए अनस्किल्ड वॉरियर के ही बाल उनके शत्रुओं के द्वारा छोटे छोटे काट दिए जाते हैं। इनके लोगों में मृत्यु का शोक करने वाले लोग छोटे बाल रखते हैं और कायर लोग छोटे बाल रखते हैं। तो इनके कल्चर के अनुसार जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं यानी कि अयोग्य योद्धा होते हैं, उनके बाल छोटे होते हैं। जो मॉर्नर होते हैं यानी कि शोक मनाने वाले लोग, उनके छोटे बाल होते हैं। और जो कोवर्ड होते हैं यानी कि कायर होते हैं, उनके छोटे बाल होते हैं। जुडविन कहती है कि हमें झुकना पड़ेगा क्योंकि वे शक्तिशाली है, लेकिन जितकला सा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, मैं पहले संघर्ष करूंगी। और फिर मौका देखकर जितकला सा छिप जाती है, वहां से गायब हो जाती है। जितकला सा के नन फ्लैट जूतों के बदले उन्हें चर्चच की आवाज करने वाले जूते दे दिए गए थे। इस वजह से जितना संभव हो सकता था उतना धीरे धीरे वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। वो हॉल से होकर गुजरी बिना यह जानते हुए कि वो जा कहाँ रही है। एक खुला दरवाजा उन्होंने देखा और वहां मुड़ते ही उन्होंने पाया कि एक बड़ा सा कमरा है जहां 3 सफेद पलंग थे। खिड़कियां गहरे हरे रंगों के पर्दों से ढकी थी, जिसके कारण कमरा बहुत डिम था, अंधेरा वाला था। थैंकफुली कमरे में भी कोई नहीं था। कमरे में जो सबसे किनारे वाला बेड था उसके नीचे जाकर के जितकला सा छिप गई, अपने हाथों और घुटनों पर रेंगकर। वो अंधेरे में कोने में सिमटी हुई थी। जब भी वो आसपास कदमों की आवाज सुनती थी तो डर से कांपने लगती थी। हालांकि हॉल में जोर जोर से जितकला सा का आवाज लगाकर उन्हें पुकारा जा रहा था और ये जितकला सा भी जानती थी कि यहाँ तक कि जुडविन भी उन्हें खोज रही थी। फिर भी जितकला सा ने आंसर करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। फिर कदम तेज हो गए और आवाजें और जोर से आने लगी। आवाजें पास पास आती गई और महिलाएं और लड़कियां जितकला सा के कमरे में प्रवेश कर गईं। जितकला सा ने अपनी सांसें रोक ली थी।
उन्हें अलमारियों के दरवाजे को खोलकर खोजा जा रहा था, बड़े बड़े संदूकों के पीछे झांक कर देखा जा रहा था, यहाँ तक कि पर्दे भी उठा दिए गए। जैसे ही पर्दा उठा, कमरा अचानक रोशनी से भर गया। पहले तो वहाँ अंधेरा था और फिर बारी आ जाता है जितकला सा का पकड़े जाने का। किसी ने उन्हें झुककर पलंग के नीचे देख लिया और फिर उन्हें बाहर घसीटा गया। जितकला सा इस दौरान काफी ज्यादा पैर हाथ चलाकर इस चीज का विरोध कर रही थी, बट ये सब बेकार था। जितकला सा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया और एक कुर्सी पर कसकर बांध दिया गया। पूरे समय जितकला सा अपना सिर हिलाती रही, जोर से चिल्लाती रही। वो तब तक चिल्लाती रही जब तक गर्दन पर कैंची के ठंडे ब्लेड्स को उन्होंने महसूस नहीं किया और फिर जितकला सा का मोटा चोटी को काट दिया गया। जितकला सा का जोश ठंडा पड़ गया। जिस दिन से उन्हें उनकी माँ के पास से ले जाया गया था, उन्होंने बहुत ज्यादा अपमान झेले थे। लोगों ने उन्हें घूर कर देखा था। लोग उन्हें कठपुतली की तरह ट्रीट करते थे और अब उनके बाल भी किसी कायर की तरह छोटे छोटे काट दिए गए थे। जितकला सा बहुत ज्यादा रो रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें सांत्वना देने नहीं आया। किसी ने भी उन्हें नहीं समझाया जैसे कि उनकी माँ उन्हें समझाया करती थी, क्योंकि अब वो किसी चारवाहे द्वारा हाके जाने वाले छोटे मोटे जानवर में से एक जानवर मात्र थी। बेसिकली उन्हें एक जानवर की तरह ट्रीट किया गया, ना कि एक इंसान की तरह। और यहीं पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये था जितकला सा का फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कार्लिल इंडियन स्कूल का। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी हम लोगों ने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसका सेकेंड पार्ट वी टू आर ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसका मतलब है हम भी इंसान हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ बामा के साथ जो उन्हें ये बात कहना पड़ा? हमें ये पता होना चाहिए कि आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बामा का ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है, यानी अपने खुद के जीवन का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। बामा एक तमिल दलित राइटर है और उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था करक्कू, और जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो करक्कू का ही पार्ट है। बामा, जो कि एक तमिल दलित थी और दलितों को उस समय अनटचेबल माना जाता था, यानी कि अपर कास्ट के लोग उन्हें अछूत मानते थे। बामा, जो कि एक गरीब रोमन कैथोलिक परिवार से बिलोंग करती थी, जब वो क्लास 3 में थी तब तक उन्होंने छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी के बारे में खुले रूप से लोगों को बात करते हुए नहीं सुना था। हालांकि इस चीज को उन्होंने देखा था, महसूस किया था, अनुभव किया था। उन्हें कई बार ह्यूमिलिएट किया गया था, यानी कि नीचा दिखाया गया था, जस्ट बिकॉज वो लोग दलित थे। जब मासूम बामा स्कूल खत्म करके घर आती थी तो उसे घर पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता था। स्कूल से घर तक का रास्ता कुछ 10 मिनट का हुआ करता था, लेकिन बामा को आधा घंटा से 1 घंटा लग जाता था घर पहुंचने में, क्योंकि बामा दुकानों की, गलियों की, बाजारों की जितने भी एंटरटेनिंग चीजें होती थी वो सब को देखते हुए अपने घर पहुंचती थी। चाहे वो तमाशा करता हुआ बंदर हो या फिर एक सपेरा जो बार बार अपने बक्से से सांप को निकाल करके लोगों को दिखा रहा हो, या फिर वो साइकिलिस्ट जो 3 दिनों से अपने साइकिल से नहीं उतरा है और लोग उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसके शर्ट में पैसे डाल दे रहे हैं, या फिर महात्मा गांधी का मूर्ति जिसके आगे सूखी मछलियों के दुकान लगे हुए हैं, या मारियाता टेम्पल जिसमें बड़ी सी घंटी लगी हुई है और जिसके बाहर पोंगल का प्रसाद बन रहा है। पोंगल साउथ इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इसके अलावे वो नारीकुरुवन हंटर जिप्सी, ये एक कबीला है, उन्हें देखती है जो कि पिंजड़ों में वाइल्ड लेमर को रखे हुए है। इसके अलावे वे कई चीजें भी बेच रहे हैं, जैसे कि निडल्स, क्ले बीड्स या फिर कान साफ करने वाला इंस्ट्रूमेंट। रास्ते में जितने भी स्ट्रीट प्ले हुआ करते थे, पपेट शो हुआ करता था या फिर पॉलिटिशियन भाषण दिया करता था, वो सबको बामा रुक करके देखा करती थी। बस इतना ही नहीं, बल्कि बाजार के जो कॉफी क्लब हुआ करते थे
वहाँ वेटर्स कॉफी को जब एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पोर करते थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, इसे भी बामा बहुत ध्यान से देखा करती थी। कभी कभी हवा की वजह से आलमंड के पेड़ों से उसके फल गिर जाया करते थे, उसको भी देखने में बामा को बड़ा इंटरेस्ट था। सीजन के अनुसार बिकने वाले फलों और सब्जियों को भी बामा देखती आती थी, जैसे कि आम, खीरा, गन्ना, शकरकंद, अमरूद, कटहल एक्सेट्रा। बाजार में मिलने वाले पकवान, बाजार में मिलने वाले आइसक्रीम्स, ये सभी चीजों पर बामा का नजर होता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बामा को 10 मिनट का रास्ता को तय करने में आधा घंटा से 1 घंटा लग जाता था। अब देखिए, एक दिन हर रोज की तरह बामा अपने स्कूल से घर आ रही है, तो रास्ते में हर चीज देखते हुए आ रही थी। जब वो अपनी गली पहुंच जाती हैं, तो वो देखती हैं कि अपोजिट कॉर्नर में थ्रेशिंग फ्लोर लगा हुआ है। आप पिक्चर से समझ सकते हो कि थ्रेशिंग फ्लोर किसे कहा जा रहा है। यहाँ फसलों के ऊपर जानवरों को गोल गोल घुमाया जाता है ताकि स्ट्रॉ से यानी डंठल से अनाज अलग हो जाए। इस थ्रेशिंग फ्लोर पर जो काम करने वाले लोग थे, वो बामा के ही कम्युनिटी यानी समुदाय से बिलोंग करते थे, और ये सारे प्रोसीडिंग्स को, सारे गतिविधियों को देख रहा था उस खेत का मालिक, जमींदार। वो जो लैंडलॉर्ड था, वो स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो बोरियां रखी हुई थी, उसके ऊपर बैठा हुआ था। जो जानवर उस थ्रेशिंग फ्लोर पर चल रहे थे, उन्हें मजल कर दिया गया था, यानी कि उनके मुंह को बांध दिया गया था ताकि वो अनाज ना खा पाए। जब ये सब बामा देख ही रही थी कि तभी बाजार के तरफ से एक बूढ़ा बुजुर्ग आता है। वो बुजुर्ग जिस ढंग से चल रहे थे, वो देख के बामा को बहुत हंसी आती है। उस बुजुर्ग इंसान के हाथ में एक फूड पैकेट था। बामा गैस करती है कि उस फूड पैकेट में या तो ग्रीन बनाना भज्जी होंगे या वड़े होंगे, क्योंकि बाहर से तेल के दाग दिख रहे थे। और वो बुजुर्ग इंसान उस फूड पैकेट को डायरेक्टली अपने हाथों से नहीं पकड़े हुए थे, बल्कि एक स्ट्रिंग के जरिए, एक डोरी के जरिए पकड़े हुए थे। आप पिक्चर देख के समझ सकते हो। कभी कभी छोटे बच्चे खेल खेल के दौरान ऐसा करते हैं। मामा को हंसी आती है क्योंकि वो सोचती है कि इतना बुजुर्ग इंसान इस ढंग से आखिर फूड पैकेट को क्यों पकड़ा है, क्योंकि बाबा को असलियत नहीं पता थी। वो देखती है कि वो बुजुर्ग इंसान उसी ढंग से चलते हुए जाता है लैंडलॉर्ड के पास, जमींदार के पास, और बहुत ही सम्मान के साथ झुककर उसे वो फूड पैकेट देता है, और वो लैंडलॉर्ड उस फूड पैकेट को निकाल करके वड़े खाना शुरू कर देता है। ये सब देख करके बामा अपने घर चली जाती है, और जब वो घर जाती है तो बहुत ही कॉमिक वे में, फनी वे में ये सारा कुछ अपने बड़े भाई अनन को बताती है। अभी तक बामा सब कुछ बहुत ही हंस करके मजाक में बता रही थी, लेकिन जब उसके बड़े भाई अनन ने उसे असलियत बताई, तब वो क्रोध से भर गई। असल में वो जो बूढ़ा बुजुर्ग था, वो बामा के ही कम्युनिटी यानी कि दलित समुदाय से बिलोंग करता था, और उन्हें अनटचेबल, अछूत माना जाता था। वो जमींदार अपर कास्ट से बिलोंग करता था, और उन लोगों के अनुसार अगर उस फूड पैकेट को वो बुजुर्ग छू देता तो वो फूड पैकेट, पूरा का पूरा फूड पैकेट प्रदूषित हो जाता। बामा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि ये लोग 4 पैसे कमा लिए तो खुद को बहुत ऊंचा समझने लगे हैं, हम भी तो इंसान हैं। तभी बामा ने कहा था, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। उसी दिन बामा के बड़े भाई अनन ने उसे उसके जीवन का बहुत बड़ा लेसन दिया। अनन अपने साथ हुए एक घटना को भी बामा को बताता है। अनन प्रेजेंट में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और कभी कभी वो पास के गांव में लाइब्रेरी जाया करता था बुक्स लाने के लिए। तो जब वो एक दिन रास्ते में था, तो जमींदार के कुछ लोग आ करके उसको नाम पूछते हैं, बस इसलिए ताकि वो उसका जात पता कर सके। जब उन्हें नाम से भी नहीं पता चला कि ये किस कास्ट का है, तब उन्होंने अनन से पूछा कि वो किस गली में रहता है। अनन ने बामा को समझाया कि अगर तुम्हें प्रोग्रेस करना है, तरक्की करना है, सफल होना है, तो तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और एक दिन जब तुम सफल हो जाओगी तो यही लोग तुम्हारे पास आएंगे। और बामा उसके बाद बहुत मेहनत करती है और क्लास में फर्स्ट भी आती है, और जिसके वजह से उसके कई दोस्त भी बन जाते हैं, और यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाता है। तो आपने देखा, इस स्टोरी में के जो 2 कैरेक्टर्स थे, जितकला सा और बामा, ये दोनों ने हालांकि अपने जीवन में कई ह्यूमिलिटीज, इंडिग्निटीज का सामना किया, बट एट द एंड
अपने हार्डवर्क की वजह से ये दोनों सफल हुई। सो गाइज, दिस वॉज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।